हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे 2013 से लेके 2019 तक। जितने भी आज तक जो सब्जेक्ट्स हैं जीएस 1, 2, 3, 4 जो हैं, हमने उनमें से एक एक जो सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी, अभी जो हमारी ये सीरीज चल रही है ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है। इसमें हम जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे हम वो डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो अगर आप सबने नहीं देखी है वो सीरीज तो आप वो सीरीज जाके देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे लिंक में। तो आप वहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि हमने 2019, 2018 और 2017 की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हमने अपलोड ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आप जाके वो देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा हुआ। तो एक तो ये चीज़ आ गई, और दूसरी ये चीज़ आ गई जो यूपीएससी है। यूपीएससी में एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको वो है काफ़ी वो जो इग्नोर करते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है कि उनको एक बेस नहीं मिल पाता। एक जो बेस चाहिए होता है यूपीएससी पेशेंट के लिए कि कैसा एक एनालिसिस चाहिए होता है कि पेपर पेपर में जो है वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो देखने काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 2019, 2018 और 2017 की जो सीरीज जो वीडियोस लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था वो हमने 2017 के लाइव प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे पॉलिटी के। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 2016 के जो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। और साथ में इस सीरीज से हमारा यही मतलब है कि हम जो बेसिक क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर के अलावा जो क्वेश्चंस हैं, हम उन पे फोकस करेंगे ज़्यादा। कि आपने जो बेसिक, अगर आपने करंट अफेयर नहीं भी पढ़े हैं, अगर आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें ही पढ़ी हैं, तो तब भी आप उन क्वेश्चंस को जो वो आराम से अटेंड कर पाएंगे या कर सकते थे अगर आपने वो चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो वो पढ़ी होती। तो इस सीरीज से आपको एक हेल्प और मिलेगी। जो आने वाले यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं, जो आने वाले सालों में अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है 2021 के लिए या 2022 के लिए, तो उसके लिए ये सीरीज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। और उसको एक बेस पॉइंट मिल जाएगा, एक बेस उसका बन जाएगा कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। तो चलिए इस 2016 की जो क्वेश्चन है पॉलिटी के वो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे आप देखिए, पहले क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा गया है, इंडियन पार्टी सिस्टम पे क्वेश्चन है ये। चलिए एक चीज़ तो हमें पता लग जाएगी, इंडियन पार्टी सिस्टम के ऊपर वो पूछ रहा है और उसके कॉन्ट्राडिक्शन और पैराडॉक्सिस के ऊपर वो पूछ रहा है। अब चलिए इस पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पूरा क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। द इंडियन party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradiction and paradoxes. Discuss. अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ ये देखनी है कि कहीं कहीं पे लिखा होता है डिस्कस, कहीं पे लिखा होता है एनालाइज, और कहीं पे लिखा होता है एक्सप्लेन। कहीं पे लिखा होता है क्रिटिकली एनालाइज। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने खास तौर पे उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ पे डिस्कस पूछ रहा है, यहाँ पे कहीं पे एनालाइज पूछता है, कहीं पे एक्सप्लेन पूछता है, कहीं पे क्रिटिकली एनालाइज पूछता है। वैसे ही जो वो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो अगर किसी ने न्यूज़पेपर या कुछ भी, अगर आप, हम न्यूज़पेपर की बात नहीं करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में, अगर किसी ने सिंपल पॉलिटी पढ़ी है या हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो काफ़ी एक ट्रांजिशन फेज से गुजरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे जो 1947 के बाद जब हमको आज़ादी मिली थी, तो कैसे एक वन पार्टी सिस्टम था, उसके बाद में उसका ट्रांजिशन हुआ, फिर एक
मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया जिसमें काफ़ी कोलिशन गवर्नमेंट बनी। तो वो जो सिस्टम था वो काफ़ी लंबा चला। फिर उसके बाद में एक सर्टन टर्न आउट हुआ जिसमें एक जो काफ़ी एक पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी वो कम्प्लीटली एक आउट ऑफ द बॉक्स हो गई। फिर उसके बाद में फिर जो एक पार्टी जो तकरीबन 20-30 साल से जो काम कर रही थी फिर उसकी पावर वो पावर में आई। फिर उसके बाद में जो एक वही जो पुरानी पार्टी थी वो एक कैसे एक फेज़ में रही, पूरे पूरे एक दशक तक फेज़ में रही। फिर उसके बाद में कैसे उसका ट्रांज़िशन हुआ, फिर कैसे वो दूसरी पार्टी जो है वो पावर में आई। तो ये वैसे ही उस ट्रांज़िशन की बात कर रहा था, उस कॉन्ट्राडिक्शंस की बात कर रहा था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपने वही आइडियल अप्रोच जो है, आइडियल अप्रोच क्या कहती है? आइडियल अप्रोच यही कहती है कि जो है आइडियल अप्रोच यही कहती है कि जो आपने जो क्वेश्चन है उसको आपने 3 फेजेस में लिखना है, एक इंट्रो में, उसकी बॉडी और उसका कंक्लूजन। इंट्रो में आपने बता देना था इंडियन पार्टी सिस्टम के बारे में कि जो है आइडिया अबाउट इंडियन पार्टी सिस्टम जो है वो हिस्ट्री बता देनी थी उसकी। अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता होती तो आप वो बता सकते थे। इंडियन पार्टी सिस्टम आप ये बता सकते थे कि कैसे एक ट्रांजिशन फेज में, जैसे मैंने आपको बताया, वन पार्टी सिस्टम से मल्टी पार्टी सिस्टम से। फिर उसके बाद में आप ये बता सकते थे बॉडी में, फिर आप एक उसको आप डिस्कस कर सकते थे कि कैसे जो सिंगल पार्टी वही जो आपको बता दिया गया। आप यहाँ पे जो इंट्रो में आप इंडियन पार्टी सिस्टम की जो डेफिनेशन लिख सकते थे कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वो सब आप इंट्रो में बता के उसके बाद आप बॉडी में ये चीज़ लिख सकते थे कि जो एक कैसे आप डिस्कस कर सकते थे उस फेजेस को, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो ऐसे ऐसे करके आप उस चीज़ को डिस्कस कर सकते थे। फिर बाद में आप कंक्लूजन में एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू दे के आप उसके अपने क्वेश्चंस को है जो वो ख़त्म कर सकते थे। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और ये काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि ये एक बुक्स के हट के एक क्वेश्चन पूछा गया था, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया था ये यूपीएससी के द्वारा। तो ये लाजमी है कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको एक जनरल ओवरव्यू होना चाहिए। तो अगर आपने वही एनसीईआरटीज़ अगर आपने देखी होती 9th की, 10th की, 11th की या 12th की, तो उसमें उन्होंने काफ़ी एक इंडियन पार्टी सिस्टम के बारे में जो है वो खुल के बताया हुआ है। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत भी देखी होती लक्ष्मीकांत भी देखी होती तो वो वहाँ पे भी एक चैप्टर है आपको मिल जाएगा, पार्टी सिस्टम के ऊपर चैप्टर है, वो भी वहाँ पे भी आप वो चीज़ देख सकते थे। तो वो क्वेश्चन जो है वो आप आराम से जो है वो वहाँ पे लिख सकते थे। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है, कैग के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ उसने, कैग की पावर्स के ऊपर। तो अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि 2017, 2018, 2019 तीनों साल में कैग के ऊपर लगातार यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर किसी ने 2016 के पेपर देखे होते प्रीवियस ईयर के तो उसको एक आइडिया हो जाता कि कैग के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी है जो वो फेवरेट टॉपिक है कैग। तो कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो वही आपको पता ही है जो यूपीएससी के हॉट टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और यही जो यूपीएससी के हॉट टॉपिक्स हैं इसमें आप देखेंगे कि चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि वो पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में। एक्सरसाइज ऑफ कैग्स पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 149। अगर किसी ने देखा होगा कि आर्टिकल 149 में जो कैग्स की पावर है वो डिफाइन की गई हैं और उसमें यूनियन और स्टेट के उसमें रिलेशन बताया गया है 149 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Discuss whether an audit of the government policies implementation could amount to overstep its own CAG jurisdiction। अब वो यहाँ पे है कैग को एक क्रिटिकली एनालाइज करने की बात वो कर रहा है कि जो कैग जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को जो वो ऑडिट करता है उसके ऊपर वो क्वेश्चन वो जो है पूछ रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ये एक आसान क्वेश्चन था। आप इसको काफ़ी एक सिंपल वे से आप इसको लिख सकते थे। और ये है कि अगर आपने बेसिक पढ़ा होता या आपने एनसीईआरटी वगैरह पर देखी होती, प्रीवियस ईयर पेपर देखे होते, तो वो जो 2017, 18, 19 के जो बच्चे थे जो पे एग्ज़ाम दिए जिन्होंने, उनको है वो काफ़ी जो है वो हेल्प की होगी इस क्वेश्चन ने।
तो चलिए, इस आइडियल अप्रोच आपकी ये कहती है कि आपको इंट्रो, बॉडी और आपको ये तीनों चीज़ें कंक्लूजन जो है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आप इंट्रो में ये बता सकते थे, क्या को डिफाइन कर सकते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है, एक साइलेंट फ्रेंड है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट को हेल्प करता है, जो उसके फाइनेंस को जो है वो चेक्स एंड बैलेंस में उसको हेल्प करता है। उसके बाद में आप बॉडी में सिंपली ये बता सकते थे कि ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, हेल्प एंड गाइड ऑफ गवर्नमेंट, वही थोड़ा सा ऊपर डिफाइन करके। उसके बाद आप ये देख सकते थे कि जो तो उन्होंने जो कैग ने जो उसकी एग्जांपल आप देख सकते थे, जो उन्होंने पहले की जो रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑडिट की हैं। तो उसमें आप ये बता सकते थे एग्जांपल्स कि कैसे कैग जो है वो एक इम्पोर्टेंट ऑफिस बन जाता है, जिसने एक 2G स्कैम हो गया, कोलगेट स्कैम हो गया, KG बेसिक ये फाइल जो है, ये आप कॉमनवेल्थ जो स्कैम हो गया गेम्स में जो हुआ था, इन सभी को किसने बाहर लाया था? इन सभी को कैग ने ही बाहर लाया था। तो आप ये बता सकते, वो आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनडायरेक्टली कि जो कैग का ऑफिस है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और कैग जो है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। तो इसमें आप सिंपली ये बता सकते थे, जो कैग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कैग जो है वो रिपोर्ट बनाता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो कौन ऑडिट करता है? वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो उसको ऑडिट करती है। तो आप, अगर आपने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी होती तो आपको इसका आइडिया होता। तो कैग्स का जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडिट के, ही कैन नॉट, वो एक चीज़ हो रहा है उसकी कि वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको उनको जो है इम्प्लीमेंट एफिशिएंटली करना पड़ेगा, इज आउटसाइड अ प्रीव्यू ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब यही है कि जो कैग की जो इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसीज होती हैं, जो वो रिकमेंडेशन देता है, या कुछ भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं, उनको वो क्वेश्चंस नहीं कर सकता, उन पे वो अपने पर्सनल व्यू नहीं दे सकता। उसको एज वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड होके उसको वो काम करना पड़ता है। तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद में आप कंक्लूजन में एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देके कि कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि कैग का जो ऑफिस है वो एक बर्डन है गवर्नमेंट पे, या एक एफिशिएंटली जो काम नहीं करता, उसकी जो अपॉइंटमेंट वगैरह उस पर जो क्वेश्चंस काफ़ी उठते हैं। तो उस पे आप एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देके आप अपने क्वेश्चंस को है जो वो ख़त्म कर सकते थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को काफ़ी एक सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ये। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में वो सीधा वही, ये आप कह सकते हैं ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड प्लस पॉलिटी को मिला के उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत ध्यान से पढ़ी होगी, या बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी, या किसी हिस्ट्री की भी कोई बुक पढ़ी होगी, तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी देखी थी, अगर आपने सिर्फ पॉलिटी देखी थी, तो आप उसके पहले चैप्टर में ही द हिस्टोरिकली बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा, आर्टिकल 1935, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो आपको ये पूछ रहा है कि कैसे जो आर्टिकल 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसने कैसे एक फाउंडेशन रखी इंडिया के जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे फाउंडेशन रखी। तो आप इंट्रो में थोड़ा उसको डिफाइन कर देते, आइडियल अप्रोच वही, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन आप आइडियल अप्रोच लेके चलते, डिफाइन कर लेते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1935 को, उसको आप डिफाइन कर लेते थोड़ा बहुत। तो बाद में बता सकते थे ये फर्स्ट और लास्ट ब्रिटिश एक्ट था, जिसमें उन्होंने एक फंडामेंटल जो फेडरल सिस्टम था उसको कहने की, उसको एक ले डाउन करने की बात उन्होंने की थी उसमें। दो इंडियन डिड नॉट बिकम अ strictly federal state, it took up many points of federal system as proposed in the act, and thus culminated into a unique quasi-federal system present। जो प्रेजेंट सिस्टम है हमारा वो क्वाजी फेडरल सिस्टम है। वो ना ही एक प्योर फेडरल है, और ना ही एक प्योर आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट सिस्टम है। वो एक क्वाजी फेडरल सिस्टम है जो हमारे इंडिया का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो। तो इसमें आप ये चीज़ें इंट्रो में दे सकते थे। उसके बाद आप बॉडी में द एक्ट नॉट ओनली पॉइंटेड आउट द
directions of our constitution development, but also greatly influenced our constitution making in independent India. आप कुछ यहाँ पे देख सकते थे कि उस एक्ट ने काफ़ी जो है वो एक काफ़ी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस उसमें से लिए गए ही नहीं है, बल्कि उसने एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड किया है कि कैसे कैसे हमें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाना था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वहाँ वहाँ से आइडिया लिया, वहाँ से एक उन्होंने पूरा प्रोसेस जो है वहाँ पे वो फ्रेम किया कि कैसे हम अपने आर्टिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे हम एक यू नो एक ब्लेंड बना सकें कि जिसमें जो हमारे जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो। तो ऐसे वैसे उन्होंने ये जो है आर्टिकल जो है वो बनाया था। अ, उस एक्ट से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं वो बने थे। तो ये फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें वो बात करता था फेडरल स्टेट्स की अंडर किसके अंडर, क्राउन के अंडर, यूनाइटिंग द बोथ द ब्रिटिश इंडियंस एंड द इंडियन स्टेट्स, उनको मिलाने की बात की गई थी इसमें कि वही आपसे यहाँ पे ब्रिटिश स्टेट अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो यहाँ पे वो जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, आइडियल दे सकते हैं। और इंडियन स्टेट्स यहाँ पे वही आप जैसे इंडियन स्टेट्स हमारी हो गई यहाँ पे, जिसमें आपका यूटी दिल्ली आ गई, उसके बाद में आपका तमिलनाडु आ गया, उसके बाद में आपकी अलग अलग स्टेट्स आ गई कि कैसे एक स्टेट और सेंटर का रिलेशन जो है वो यहाँ पे एक फेडरली जो है वो काम करना कर रहा है या उसके तहत वो काम आगे भी करेंगे। तो ये एक प्रपोजल था जो मतलब कि उन्होंने स्ट्रिक्टली तो नहीं कह सकते हम इसको, एक अपने अपने वे में बना के इसको जो वो इम्प्लीमेंट किया। तो वही उसके बाद आप एक कंक्लूजन में इसकी बैलेंस अप्रोच लेके कि उसने ज़्यादा अपने ब्रिटिशर्स की तारीफ भी नहीं करनी थी, तो ना ज़्यादा आपने उनका क्रिटिसाइज करना था, आपने बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देख के इस एक्ट का तो आप अपना जो आंसर वो है ख़त्म कर सकते थे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको यहाँ पे ऐसे देख सकते थे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हम इसको। क्वाजी फेडरल, अब अगर आपने इतना क्वाजी जुडिशियल बॉडी, पहले आपने देखा क्वाजी फेडरल वो आ गया आपका एक्ट ऑफ 1935 जिसमें हमने अपनी तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लेंड करके बनाया। अभी यहाँ वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ ए concrete example, सॉरी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है तो इसको आप इग्नोर कीजिए, कुछ एग्जांपल्स के बारे में वो कह रहा है। तो इंट्रो में आप वही क्वाजी को उसमें आप जुडिशियल बॉडी को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। द वर्ड क्वाजी मीन्स नॉट एग्जैक्टली, मतलब पूरी तरह से वो एक जो है वो जुडिशियल बॉडी नहीं है, बस उनको एक अथॉरिटी दी गई है कि वो वैसे काम कर सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे। तो इंट्रो में आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके देखिए, आपको जो है आंसर जो है अपना 150 और 250 या 200 वर्ड्स में आपको उसके अंदर अंदर लिखना पड़ता है। 250 वर्ड्स में उसको आपको अपने अंदर अंदर उसके वर्ड्स के लिमिट में जो आपको लिखना पड़ता है। तो उसमें आप ये एक चीज़ देखेंगे कि जो ज़्यादा आपके पास, अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है तब भी आपको नुकसान होगा, अगर आपने बहुत कम पढ़ा है तब भी आपको आपको जो है वो नुकसान होगा। आप क्या कीजिए, आप थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको बार-बार जो है वो रिवाइज़ कीजिए, उसको अपने वे में लिखने की कोशिश कीजिए आप। अब अगर दिन का अगर आप महीने का अगर आप 4 या 5 आंसर भी अगर आप लिखते हैं, तो वो आपको एक फ्लो में एक उसको आपको एक फ्लो बन जाएगा कि हाँ, मुझे ऐसे-ऐसे आंसर लिखने हैं, तो आपको वो हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में। तो वहाँ पे क्वाज़ी जुडिशियल वर्ब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ की बात कर रहा है। इंट्रो में आपने बता दिया कि क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी क्या होती है। नॉट एग्ज़ैक्टली अ जुडिशियल बॉडी बट सम अथॉरिटीज़ एंड सम पावर्स आर गिवन टू देम। देन आप बॉडी में ये बता सकते थे उसकी एग्ज़ाम्पल देके कि उसको जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होगी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन हो गई, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हो गई,
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होगी, फाइनेंस कमीशन होगी, कैग हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, स्टेट ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। तो ऐसे ही करते करते आप काफ़ी जो है वो एग्जाम्पल दे सकते थे, उनको बता सकते थे, डिफाइन कर सकते थे। सबको डिफाइन नहीं करना था, आपको सिर्फ ये बताना था कि ऐसी ये चीज़ें हैं जो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं। उसके बाद में आप उनको पूरा बता सकते थे जो क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं उनको उनको एक थोड़ा सा राइट होता है कि अगर वो किसी भी चीज़ के अगर वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई बॉडी है तो वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड कंसर्न होगी। अगर कोई इकॉनमी या टैक्स के रिलेटेड बॉडी है वो उसके रिलेटेड वो कंसर्न होगी। तो वैसे करके आप इसको अपने बॉडी को है जो वो लिख सकते थे। उसके बाद में आप कंक्लूजन में वही बेसिक अप्रोच लेके कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी बॉडीज़ के जो है वो रिकमेंडेशंस होगी, उनकी जो पावर्स होगी उनको अथॉरिटी दे कि वो काफ़ी एक उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उनको वो काफ़ी एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको एक बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी वो उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस आती हैं, उनकी जो सिलेक्शंस होती हैं कि कैसे वो बॉडी फंक्शन करेंगी, तो उनको थोड़ी गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली और जो है मॉरली जो है वो उनकी सपोर्ट करे या उनको हेल्प करे। तो वैसे आप इस बेसिक अप्रोच के कंक्लूजन में आप लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं कह सकते, अगर इसने बेसिक एनसीईआरटी वगैरह देखी होती या कुछ अपना आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होती तो उसमें आपको ये कॉज जुडिशियल बॉडी है जो काफ़ी वहाँ पे दी गई हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। तो फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या बात कर रहा है, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक। चलिए एक चीज़ तो हमें पता चल गई, यहाँ पे वो कुछ रिपब्लिक की बात कर रहा है। इन इन द प्रियम्बल, तो चलिए यहाँ पे प्रियम्बल पता लग गया कि प्रियम्बल की बात कर रहा है। आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो अब यहाँ पे वो किस चीज़ की बात कर रहा है, रिपब्लिक। रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, अब वो प्रियम्बल से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर आपने 9th-10th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होती तो वहाँ पे प्रियम्बल की फिलॉसफी है जो उस पे एक काफ़ी अच्छा सा चैप्टर दिया गया है, तो आप वहाँ से इस चीज़ को पढ़ सकते थे और आप अपना आंसर जो है वो आराम से लिख सकते थे। तो यहाँ से ही पता लगता है कि एनसीईआरटी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो आप यहाँ पे अगर आपने आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता या कुछ नहीं पढ़ा होता, अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज़ वगैरह ही पढ़ी होती तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते थे। तो आइडियल अप्रोच आपकी क्या कहती है? आइडियल अप्रोच आपकी ये कहती है कि आप यहाँ पे इंट्रो में बता दें थोड़ा बॉडी और कंक्लूजन को है जो वो आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, तो पहले तो आप इंट्रो में ये बता दीजिए कि प्रियम्बल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आप बता दीजिए थोड़ी सी। उसके बाद आप थोड़ा रिपब्लिक को डिफाइन कर दीजिए कि रिपब्लिक में क्या कहता है कि एक जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों की तरफ वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप उसको बता दीजिए। उसके बाद में आप बॉडी में बता दीजिए जो प्रियम्बल के जो वो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि हो गया सोवर्जन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। तो इन वर्ड्स को आप जो है वो डिफाइन कर सकते थे। उसके बाद में आप सोशलिस्ट में आप ये चीज़ बता सकते थे कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी उसके पहले भी जो है वो इंडिया जो है वो काफ़ी एक सोशलिस्ट कंट्री थी, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने नहीं डिफाइन किया हुआ था। सोशलिस्ट कंट्री हमारा वो सोशलिज्म नहीं है कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, हमारा जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट को जो अपनी पब्लिक की वेलफेयर के लिए कुछ है वो जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनानी पड़ेंगी। हमको जो है वो पूरा का पूरा ना ही कैपिटलिस्ट बनना है, ना ही जो है वो सोशलिस्ट बनना है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट बनना है। हमें एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, हमारा जो ब्रांड है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारा। तो ये आप जानते ही होंगे कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उन्होंने इस चीज़ को मतलब कि काफ़ी एक नए सिरे से उसको बनाया था। जब
ये नारा भी चला था कि गरीबी हटाओ। तो उनका यही मतलब था कि जो गरीबी वैसे ही हटाओ कि हमारा जो डेमोक्रेटिक वे में गरीबी हटाओ, कि ना कि किसी रेवोल्यूशन के तहत चलते गरीबी हटाओ। तो फिर आप उसमें ये इन कीवर्ड्स को डिफाइन करके तो आप में उस पॉलिसीज को बता सकते हैं, जैसे मनरेगा हो गई, फूड सिक्योरिटी हो गई, एंड कुछ वेलफेयर्स और भी स्कीम्स हो गई। ये वेलफेयरिज्म के बारे में बात करता है। इवन दो द अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, स्टिल आप थोड़ा उसके थोड़े कॉन्स भी बता सकते थे कि अभी तक पूरी तरह से हमने इनइक्वालिटी है जो वो ख़त्म नहीं की है। तो आप उसको थोड़ा बता के उसके बाद आप कंक्लूजन में एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अपना बैलेंस अप्रोच लेके आप उसको सिंपली उसको अपना कंक्लूजन जो है वो बता सकते थे। तो सिंपल है। आपने जैसे हमने ये सारे पहला क्वेश्चन देख लिया, इसमें भी उन्होंने सिंपली पूछा था। अगर आपने बेसिक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता, अगर आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें ही पढ़ी होती तो आप इस आंसर को लिख सकते थे। सेकंड क्वेश्चन भी क्या आ गया, जो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, यूपीएससी हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस पे से क्वेश्चन पूछ लिया, जो फेडरल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कैसे उसने ले डाउन किया उस चीज़ को, तो उस पे क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी आसान था। कॉजी डिजिटल बॉडी, ये भी आसान क्वेश्चन था अगर किसी ने पढ़ा होता तो। उसके बाद में आपको प्रीएम्बल से उसकी डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन पूछ लिया था, रिपब्लिक क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं जो यूपीएससी है जो वो बेसिक चीज़ों से पूछता है। आपको ज़्यादा करंट अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी मैगजीन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़े, एनसीईआरटीज़ पढ़े, बेसिक बुक्स पढ़े, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखें, तो आप जो है वो आपके चांसेस है जो वो ज़्यादा हाई हो जाते हैं जो यूपीएससी क्लियर करने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 2015 के जो पेपर हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। 2015 के पेपर्स को जो, अगर जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे ये लाल वाला बटन आ रहा होगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही एक बेल आइकन भी आ रहा होगा, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, कि ताकि हमारा जो है वो जब भी आपको कोई हम नई वीडियो निकालें तो आपको जो है वो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जिनको ये काफ़ी हेल्प करेगा, और रिकमेंड कीजिए उन लोगों को जो प्रीवियस ईयर पेपर की जो वैल्यू है वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स को है जो वो प्योरी इग्नोर करते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।